हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आपकी तैयारी बेहतर होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आइए यूपी कांस्टेबल जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर 19 देखते हैं, जो आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, जिसको भारत सरकार ने पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, यानी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से, संघ के सहयोग से 1975 में अंतरिक्ष में भेजी थी। कब भेजी थी? 1975 में भेजी थी। और किसके सहयोग से भेजी थी? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? अग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल या इनमें से कोई नहीं? तो जो जीवाश्म होते हैं दोस्तों, वह परतदार सेलों में निर्मित होते हैं। और इन्हीं परतदार सेलों से हमें महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस। ये सारे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? परतदार सेलों में पाए जाते हैं। अगर हम लोग अग्नेय सेल की बात करें तो इसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, यानी प्राथमिक सेल कहते हैं, क्योंकि यह सेल सबसे पहले निर्मित हुई थी और यह सबसे कठोर होती है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म जीवाश्म जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ परतदार सेल होती है। और तीसरी जो होती है, इनके और दोनों के जो रूपांतरण से बनती है, उसी को कौन सेल कहते हैं? रूपांतरित सेल कहते हैं। यानी अग्नेय और परतदार सेलों के जो रूपांतरण से सेल बनती है, वह कौन सी सेल होती है? रूपांतरित सेल होती है। और इस प्रकार से देखा जाए तो पृथ्वी पर 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, यानी चट्टानें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की चट्टान पाई जाती है। 3 प्रकार की चट्टान जो है पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है, जिनमें कौन कौन सी होती है? अग्नेय से चट्टान होती है, यानी सेल होती है, परतदार और रूपांतरित। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कुल गैसों का कितना होता है? 78% होता है। 78% जो है, या खाली अकेले वायुमंडल में यह गैस पाई जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यह कितनी पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? लगभग 21% पाई जाती है। लगभग कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 21% पाई जाती है। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो सर्वाधिक जो होती है कौन होती है? 1 नंबर पर आपका नाइट्रोजन होता है, 2 नंबर पर आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और 3 नंबर पर, जो तीसरे नंबर में जो गैस सर्वाधिक पाई जाती है, वो आर्गन होती है। आर्गन जो है, या जो वायुमंडल में 0.93% जो है, आर्गन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। यह कौन होती है? तीसरे नंबर की गैस होती है। और चौथे नंबर की जो गैस होती है वह कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यह चौथे नंबर में पाई जाती है। कभी कभी आपसे क्रम मिलाने के लिए भी पूछ सकता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा या ध्रुवीय हवा? तो वर्ष में 2 बार अपनी हवाएं जो हैं, कौन सी हवाएं परिवर्तित करती हैं? मानसूनी हवाएं जो हैं। मानसूनी हवाएं जो हैं, वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को क्या करती हैं? परिवर्तित करती हैं। एक तरफ एक बार तो उत्तर पश्चिम चलती हैं, और दूसरी बात पूर्व पूर्व से पूर्व पश्चिम से
उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियत वाही हवाएं। तो जो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, यानी जो समुद्र में ज्वार भाटा क्या कहते हैं, जब समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, यानी जब समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। यानी ज्वार ज्वार जब होती है, जब समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, और जब समुद्र की लहरें नीचे गिरती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। यानी ज्वार भाटा कहाँ आता है, समुद्र में जब लहरें ऊंची उठती हैं तो ज्वार, और जब नीचे गिरती हैं तो भाटा, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। और यह किसके कारण होता है, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण या सूर्य के भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, कभी कभी कंपेरिजन में पूछ लेता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दिशा में होते हैं तो उस समय क्या होता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है। यानी सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ज्वार आता है। कब आता है सबसे ऊंचा ज्वार, जब और सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में हो। और सबसे कम आएगा जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशा में हो, तो सबसे छोटा ज्वार आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है। सब्जी के नाम, मरुस्थल, चक्रवाती तूफान या शीतोड़ घास के मैदान। तो गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये क्या है, मरुस्थलों के नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी ये सभी क्या है, मरुस्थल के नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, परशुनाथ या मल्लीनाथ। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, परशुनाथ थे। परशुनाथ जो हैं या जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इनके जन्म की बात की जाए तो यह यूपी के वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, वाराणसी वाराणसी जिले में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी सवाल उठ सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। ये जैन धर्म के क्या थे, पहले तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी। महावीर जो स्वामी थे या क्या थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, नर्मदा, महानदी या कावेरी नदी। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा नदी जो है या डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और कौन कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जैसे ताप्ती नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और आगे चलेंगे तो पेरियार नदी होती है, एक नदी काफी पूछी जाती है, पेरियार। पेरियार नदी जो है ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। यम यम वल्सम, पीटी उषा, कमलजीत सिंधु के मलेश्वरी। तो एशियाई खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, तो कमलजीत सिंधु के द्वारा एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता गया था। किसमें, दौड़ में। और कमलजीत सिंधु किस राज्य की रहने वाली हैं, तो पंजाब स्टेट की रहने वाली हैं ये, पंजाब राज्य की रहने वाली हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है। 16.4%, 23.2%, 11.1% या 13.2%। तो उत्तर प्रदेश जो है या भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, 16.4% है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19 दशमलव
19.98 करोड़ 98 करोड़ जनसंख्या जो है, या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, जिसका जो भारत की 16.4% जनसंख्या है। तो 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अगर एक हिसाब से कहा जाए, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का पहला राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्त, लाला अमरनाथ, यम एस जैसा, या रमल लंबा? तो रमल लंबा जो है, इनका जो मृत्यु हो गई थी वह क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलते हुई हो गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? आपके सामने विकल्प है। एक बता रहा है पवन ऊर्जा, दूसरा कह रहा है कोयला, तीसरा कह रहा है पेट्रोलियम, चौथा कह रहा है ज्वारी शक्ति। आपको अब इन विकल्पों में से सुनना है कि कौन गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत है। एक या तीन, बी विकल्प कह रहा है एक या चार, सी विकल्प कह रहा है तीन या चार, डी विकल्प कह रहा है दो या चार। तो आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। इसी को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो पवन ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, और ज्वारी ऊर्जा जो है ये गैर परंपरा ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऐसा कोई विकल्प है? हाँ, तो बी विकल्प में हमारा राइट हो जाएगा एक और चार। कोयला और पेट्रोलियम जो है या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा स्वामी अय्यर, या श्री के एम मुंशी? तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे चुना जाता है? सचिंदानंद सिन्हा को। यानी सचिंदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1947 में दोस्तों क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और 13 दिसंबर एक डेट और महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो आगे चलकर क्या होता है, यह प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ये 3 डेट मैंने इसलिए लिखी है दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1947 को। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1947 को, जिसमें डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा हो जाएंगे। लेकिन संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार? तो भारत में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा कानून रह गया, कौन सा अधिकार रह गया है? एक कानूनी अधिकार रह गया। यानी जो संपत्ति आपकी है या किस अधिकार के अंतर्गत आती है? कानूनी अधिकार के अंतर्गत आती है। लेकिन शुरुआत में जब संविधान आरंभ हुआ था 1947 में, अगर हम 1947 की बात करें, तो संपत्ति का जो अधिकार था यह एक मौलिक अधिकार था। यानी 1947 में संपत्ति का जो अधिकार हमें मिला था वह कैसा अधिकार था?
मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, यानी संविधान 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 301 का में एक कानूनी अधिकार के रूप में दर्ज कर दिया गया। यानी संविधान के अनुच्छेद 301 का में इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया। यानी 1978 से पूर्व संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था? एक मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 के पश्चात की अगर बात किया जाए, यानी वर्तमान में बात किया जाए, तो हमारे पास जो संपत्ति है या कैसे अधिकार के रूप में है, तो ये कानूनी अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान या काजीरंगा असम। तो वर्तमान में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह कहाँ है? उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में। यानी यह उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में यह क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क था। यानी ये क्या कह सकते हैं? भारत का प्रथम नेशनल पार्क था, प्रथम नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में की गई थी। ये भी जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, तो यह उत्तर प्रदेश के जैसा लखीमपुर जिले में स्थित है। यानी ये कहाँ स्थित है? तो यूपी में स्थित है। और बांदीपुर राजस्थान में, और काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, यह गैंडों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी गैंडों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।